तो आज हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2 और पार्ट 1 मैं करा चुका हूँ। तो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि हर एक पार्ट थोड़ा बहुत रिलेट करेगा अगले पार्ट से। ठीक है, तो जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्लासेस और ज़्यादा सही होते जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ किसी भी तरह कंप्लीट करना है, क्योंकि इस सीरीज़ को करने से मैंने बता दिया है। पहला पार्ट एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे कैसे हम इस सीरीज़ में करेंगे, तो हर एक टॉपिक क्लियर होता हुआ चलेगा। तो इसने पार्ट 1 देख लिया होगा तो चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे आगे सिलेबस कंप्लीट होगा, यानी सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे, चाहे आपका स्टैटिक जीके हो या आपका हिस्ट्री जोग्राफी, आपका पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर आपका स्टैट वो मिसलेनियस वाला टॉपिक हो। ठीक है, सभी टॉपिक आपके कवर होते जाएंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सभी टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सब कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो 15 में हमने यहाँ अब तक 15 तक कर लिया था। 15 में थोड़ा बहुत यहाँ पे रह गया था। जैसे 15 में मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पुराना, सबसे पहले जो ऐड हुआ, सबसे पहले पहली बात तो शास्त्रीय नृत्य मैंने बताया था इससे पहले कि शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं, टोटल टोटल होते हैं 8। अच्छा, वो 8 कौन कौन से होते हैं उसमें आपका उन 8 को भी कर लेना। कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, क्योंकि पूछेगा इनमें से कौन सा वाला नहीं है। भरतनाट्यम हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, मणिपुरी हो गया, ठीक है, ओडिशी हो गया, ठीक है, और आपका अ, कथकली और कथक हो गया, ठीक है, कुचिपुड़ी हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया। कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिशी, कथक, कुचिपुड़ी और एक सत्रिया, जो सबसे बाद में ऐड हुआ। सत्रिया, सत्रिया सबसे बाद में ऐड हुआ 2001 में, और भरतनाट्यम सबसे पहले ऐड हुआ था। तो ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इन 8 शास्त्रीय नृत्य का जो वर्णन है वो कहाँ पे मिलता है, नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ। वर्णन मिलता है नाट्य शास्त्र में। कहाँ पे, नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र किसका था, ये भरत मुनि, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। और इसी को जो है पंचम वेद भी बोला जाता है, पंचम वेद भी इसे बोला जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य का जो वर्णन है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है, जो भरत मुनि की है, और इसे पंचम वेद भी बोला जाता है। और वो शास्त्रीय नृत्य 8 कौन से हैं, ये वाले हैं। सबसे पहले ऐड हुआ था भरतनाट्यम, और सबसे बाद वाला सत्रिया, जो कि 2001 में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, अभी तक हमने काफ़ी बुक्स कर लिया था। पार्ट 1 में हमने कौन कौन सी बुक, पार्ट 1 में भी हमने काफ़ी बुक करी थी, पार्ट 2 में तो एक दिन का गैप इसलिए मिल रहा था कि अगले दिन उसको रिवीजन कर लें, नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना, क्योंकि इसमें जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में आया हुआ है। गोल किसकी है, मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद की तो बुक का नाम क्या हो जाएगा, जीवनी का नाम, जहाँ पे लिखा हुआ है गोल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है CR7, ठीक है, CR7। और और बुक आएंगे तो वहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो करके नाम आएगा। तो CR7 याद रखना। माइक टायसन क्या है, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, ठीक है, ये है माइक टायसन की बुक का नाम। और मैरी कॉम की 2 बुक याद रखना, एक तो है सुपर मॉम करके, ठीक है, और दूसरा है अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, ठीक है, दोनों बुक याद हैं। तो यहाँ से हमारा गोल, मेजर ध्यानचंद, क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7, माइकल टाइसन की है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, और मैरीकॉन की 2 बुक याद रखना, एक सुपर मॉम और दूसरा अनब्रेकेबल, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको नोट डाउन करना, जो भी एडिशनल चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही। नेक्स्ट बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था तो इतना डीप में चीज़ें नहीं पता, फिर भी यह है कि बायोलॉजी के इतने डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, एक बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी से हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब आप लूशन पढ़ोगे तो वहाँ पे बेसिक ये क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे कि कुछ कुछ कोशिका प्रकारों में कौन सी संरचना परत जो है मुख्य रूप से, इंपॉर्टेंट चीज नोट करना, सेल्यूलोज लिखा हुआ है, हेमी सेल्यूलोज लिखा हुआ है, लिग्निक जैसे, और कार्बोहाइड्रेट के इस रेशियो में, और मोम जैसे वो कुछ वैश्विक पदार्थों से बनी होती है। यहीं पे देखो मुख्य रूप से सेल्यूलोज, हेमिसोलेज इनके बने होते हैं। इनमें जब आप कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जब पढ़ोगे तो सेल वॉल के बारे में वहाँ पे इल्यूशन में पहली दूसरी लाइन ही दिया हुआ है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये क्या करता है, ये शेप देता है कोशिका को, ठीक है, ये शेप देने का काम करता है, बस यही है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड की बनी होती है, लिपिड,
ठीक है, ये तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें कि ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, बस इन्होंने बोला कि सेल्यूलोज की कौन बनी होती है, बस कोशिका भित्ति हो जाएगा, सेल वॉल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में ये कह रहा है कि बेसिन की संधि, जिसे बसाई की संधि भी कहते हैं, ये हुआ था 31 दिसंबर। डेट याद रखना, डेट भी याद आता है 1802 को। ईयर नोट डाउन कर लेना, 31 दिसंबर 2000 1802 को होती है बेसिन की संधि, यानी बसाई की संधि। किसके बीच होती है? अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच, बा, बाजीराव सेकंड के बीच, अंग्रेजों और बाजीराव सेकंड के बीच होती है बसई की संधि। इसमें क्या है, इसमें मराठाओं ने अपने जो अधिकार है, मराठाओं के सारे अधिकार जो है, मराठों के सारे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। इसका मतलब है कि मराठा अगर कोई भी डिसीजन अगर लेता है, मराठा कोई भी डिसीजन लेगा तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन चाहिए होगी। तो यहाँ से मराठा का जो पतन था वो स्टार्ट हो गया था, यहाँ से पतन होना। तो बसई की संधि, एक तो डेट अब याद रखना 1802 में हुई थी। किस किस के बीच? अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच में। और इसमें मराठा के जो सारे अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय यानी आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? आरबीआई की स्थापना पहले तो पूछ लेगा नेक्स्ट वाले में। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेंज हुआ था। इसका मुख्यालय 2 जगह बने थे, एक कलकत्ता, ठीक है, और दूसरा कहाँ पे? मुंबई। पहले बम्बई था तो यहाँ पे बम्बई मुंबई, ठीक है, कलकत्ता और बम्बई। और कब इसका राष्ट्रीयकरण होता है? 1 जनवरी 1949 को। तो इंपॉर्टेंट है, एक स्थापना भी याद रखना और 1 जनवरी 1949 को, और दूसरा इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किस उद्योग में बिक्री के उद्देश्य थे? ये वाला वर्ड याद रखना, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा बहुत इस वर्ड को ध्यान रखना। प्रजनन इनमें से किससे होगा? जनिक वाली क्रिया से। ठीक है, तो इसका तो डायरेक्ट यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो, बट इतना डिटेल में बायोलॉजी है नहीं, तो इतना डिटेल में चीज़ें करनी भी नहीं है। ठीक है, तो बायो के 2 क्वेश्चन से, एक तो आया था हमारा कोशिका भित्ति वाला, तो वो भी सिंपल सा पहले लाइन में मिल जाता, सेलुलोज की बनी होती है, तो वहाँ से क्लिक हो जाता। सेकेंड, यहाँ पे इसको करने का तरीका ये कि यहाँ पे एक वर्ड दिया इन्होंने, प्रजनन और वर्धन किया जाता है, वो किस में किया जाता है? जनिक वाले में। तो यहाँ से भी चीज़ें हो जाती क्लियर। तो हिंदी वाले जो है उन्होंने पढ़ा होगा इस चीज़ को आराम, तो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे दिया है उन्होंने S.L. भैरप्पा। देखो 2023 में पद्म भूषण मिला है कितने? 9 लोगों को। टोटल कितने लोगों को मिला है? 9 लोगों को मिला है। उनमें से 4 लोग तो हम यहीं पे कवर करेंगे, 4 लोग को यहीं पे कवर करना है। 9 लोगों को मिला है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? एक तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, ये 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत होती है, और भारत रत्न की शुरुआत भी सेम डेट में होती है। तो पद्म भूषण 2 जनवरी 1954 को। और कौन से नंबर का ये सर्वोच्च सम्मान है? तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। पहले पे कौन है? भारत रत्न। तो तीसरा सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा पद्म भूषण। ठीक है, तो 2 जनवरी 1954 को ये स्टार्ट हो गया था, और तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। इस बार 2023 में 9 लोगों को दिया, जिनमें से 4 लोगों को यहीं पे कवर करना है। सबसे इन्होंने बोला है कि व्यापार में किसे दिया गया? बिरला। तो व्यापार में मिला था कुमार मंगलम बिरला को। नोट डाउन करते हुए चलना, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी जा रही है। कुमार मंगलम। साहित्य और शिक्षा में तो ये हो जाएंगे S.L. भैरप्पा। ठीक है, S.L. भैरप्पा साहित्य और शिक्षा में इन्हें मिला था। सामाजिक कार्य में सुश्री सुधा मूर्ति को, सुश्री सुधा मूर्ति, तो ये इन्हें मिला था सामाजिक कार्य में। और विज्ञान और अभियांत्रिकी में मिला था दीपक धर को। तो टोटल 9 लोगों को मिला था पद्म भूषण। आगे पद्म भूषण आएगा तो बाकी के लोग भी कवर हो जाएंगे। तो जिनमें से 4 लोग का ये रहा। व्यापार उद्योग में कुमार मंगलम बिरला, सामाजिक कार्य में सुश्री सुधा मूर्ति, साहित्य और शिक्षा में S.L. भैरप्पा, और दुर्गा विज्ञान और अभियांत्रिकी में दीपक धर। तो हर एक जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है वो नोट डाउन करना है, नोट्स को प्रॉपर बनाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड 5 ईयर प्लान, इससे पहले ही वाले पार्ट 1 में हमने कौन कौन से 5 ईयर प्लान कर लिए थे, 4 5 ईयर प्लान कर लिए थे जिनका टारगेट भी किया था। कौन से किया था, 5 6 7 8। 5 का टाइम पीरियड मैंने बोला था वहाँ पे 74 से 78, और 78 से 82 साल चला था अनवरत यूनियन रोलिंग प्लान। उसके बाद 76 था 1980 से 85 तक। उसके बाद 7 था 1985 से 90 तक। उसके बाद 2 साल यानी 90 से 92 तक क्या चला था हमारा, अवकाश योजना यानी प्लान हॉलीडे चला था। उसके बाद 92 से लेकर 97 तक हमारा क्या चला था, 92 से 97 तक ये चला था 8वीं पंचवर्षीय। 5वें का टारगेट था गरीबी हटाओ। 6 वाले का था गरीबी हटाओ के साथ साथ रोजगार में वृद्धि। 7वें का रोजगार के अवसर और उपलब्ध कराना। और 8वें का मानव संसाधनों का विकास। तो ये इनके टारगेट थे और इनका ईयर भी कर लिए। तो 4 5 ईयर प्लान मैंने कर लिया था। अनवरत योजना के टाइम पे कौन थे, मोरारजी देसाई। अब करना सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था 1956 से 61 तक, 1956 से लेकर 61 तक जो है सेकंड 5 ईयर प्लान जो है चलता है। तीन कौन कौन से इसमें इसमें ज़्यादा फोकस किस पे किया गया, इंडस्ट्री पे किया गया। ठीक है, कौन सा मॉडल था, पीसी महाल नोविस मॉडल पे ये आधारित था, पीसी महाल नोविस। ठीक है, मॉडल पे ये आधारित था। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। एक तो इसका ईयर 1956 से 61 के बीच ये चला था, 1956 से 61। किस पे फोकस था, इंडस्ट्री पे, उद्योग पे ज़्यादा था। और थर्ड वाला कौन सा मॉडल, पीसी मालनोविस। अब यहाँ पे 3 उद्योग इसके सेकंड 5 ईयर के टाइम पे थे। 3 उद्योगों की स्थापना हुई थी। 3 उद्योग कौन कौन से थे, फर्स्ट वाला आ जाएगा भिलाई, कहाँ पे, छत्तीसगढ़। और सेकंड क्वेश्चन पूछेगा किसकी सहायता से, तो इसमें किसने सहायता की थी, सोवियत संघ की, सोवियत संघ। और कब स्थापना हुई थी, 1955 में। ठीक है, भिलाई की 1955 में। ठीक है, सेकंड आ जाएगा हमारा राउल किला। राउल किला कहाँ है, उड़ीसा। ठीक है, किसकी सहायता की थी, किसकी सहायता से, पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। फिर एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन करना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जो भिलाई था यहाँ पे वो किसकी सहायता से वो स्थापित हुआ था, सोवियत संघ किसने सहायता की थी। सेकंड राउल किला कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में, पूछ लेगा कहाँ पे स्थित है। थर्ड किसने, पश्चिमी जर्मनी। और थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा, दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पे पड़ता है हमारा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे किसने सहायता की थी थर्ड वाले में, ब्रिटेन, ब्रिटेन की सहायता से। और इसका ईयर है 1956, 1956। सेकेंड वाले का 1959 है सर, यहाँ पे ईयर 1959 है सेकेंड वाले का। तो 3 यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय 3 विदेशी सहयोग से इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। पहला भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ की सहायता से, दूसरा राउरकेला उड़ीसा में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से, और तीसरा दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में जो कि ब्रिटेन की सहायता से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इससे हमने एडिशनल जो भी तीनों करे थे वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि जब आरबीआई जो है वो रेपो रेट को कम करने का निर्णय करता है तो मुद्रा आपूर्ति क्या होती है। इसको थोड़ा रेपो रेट को यहाँ पे क्लियर कर लेना, क्या है रेपो रेट होता क्या है। यहाँ पे रेपो रेट इन्होंने पूछा कि रेपो रेट होता क्या है। जैसे आरबीआई है, ठीक है, यहाँ पे बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, कोई 2 एग्जांपल ले लेते हैं। अब पीएनबी को अगर पैसा चाहिए तो हो जाएगा आरबीआई के पास। तो आरबीआई जो पीएनबी को जो भी पैसा देगा वो एक रेट पे देगा, कितना माना हमने 5% रेट पे दिया, तो ये 5% ही क्या हो जाएगा, रेपो रेट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे, यानी जिस पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा जनता, यानी जो अगर बैंक से पैसे लेने अगर जाओगे तो पीएनबी फिर क्या करेगा, इसे रेपो रेट से तो ज़्यादा पे देगा, तो ये 7 to 8% पे, यानी 8%, या वो हो सकता है 10% पे वो दे। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई का जो रेपो रेट जितना कम होगा उतना ज़्यादा जो है पैसे यहाँ पे जो बैंक है वो उतना ज़्यादा कम जो है इंटरेस्ट पे पैसा देगा। अगर आरबीआई यहाँ पे रेपो रेट 2% 3% कर देता तो ये यहाँ पे पीएनबी फिर जो पैसा जाता है वो कितना जाता है यहाँ पे 7%, 6 to 7%। इसका मतलब ये है कि रेपो रेट जितना कम होगा उतना जो है मुद्रा आपूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी, यानी उतना पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इस टाइप से यहाँ पे चीज़ें रेपो रेट को करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी बढ़ोतरी होगी मुद्रा आपूर्ति में।
तो एक और बार रेपो रेट को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे रेपो रेट क्या है, ये आरबीआई है, यहाँ पे कोई भी बैंक ले लेते हैं, बीओबी ले लेते हैं, और बीओबी यहाँ पे किसी भी पोजीशंस को ले देते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा इस पे पैसे लेने बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, लेकिन इसके पास नहीं होगा तो ये इससे लेगा। तो इससे इसने लिया 5% पे, सिंपल सी बात है, 5% पे लेगा तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको ज़्यादा परसेंट पे देगा। तो यहाँ से इसने 5% पे लिया तो इसको ये 10% पे देगा, ठीक है, बस यही है। तो ये रेपो रेट जितना कम होगा, अगर ये यहाँ से 3% पे लेता तो इसको ये 7% पे देता। तो इस टाइप से इस पे पहले जो है 10% पे पैसा नहीं कम लेता, अब 7% हो गया तो पैसा ही ज़्यादा लेता। तो मुद्रा आपूर्ति इसकी क्या हो जा रही है, बढ़ जाएगी, जैसे रेपो रेट कम होता जाएगा। तो इसका कम होना, मुद्रा आपूर्ति का बढ़ना, तो इसका बढ़ोतरी होगी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो तो हमारा भू राजस्व है। अब विजयनगर साम्राज्य को थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। कौन करते हैं, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का दो भाई, ठीक है। उन्होंने एक अपने पिता के नाम पे संगम डायनेस्टी की स्थापना की, संगम वंश, ठीक है, संगम वंश की स्थापना की थी। और भी वंश आते हैं विजयनगर में। संगम के बाद आते हैं सालु, सालु हो गया, इसके बाद तालु वंश आता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि सालु वंश का संबंध किस साम्राज्य से है, या फिर संगम वंश का संबंध किस साम्राज्य से है। संगम वंश के संस्थापक कौन है, हरिहर और बुक्का। विजयनगर के संस्थापक कौन है, स्थापना कब हुई 1336। विजयनगर की राजधानी क्या थी, हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। तो थोड़ा बहुत यहाँ से विजयनगर साम्राज्य भी क्लियर होता जाएगा। तालुक के बाद एक और वंश आता है अराविडु वंश। तो ये 4 वंश यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के अंदर आए। विजयनगर साम्राज्य में कुछ यात्री भी आए, विदेशी यात्री, उनको नोट डाउन कर लेना। उनमें पहला है निकोलो कॉन्टी। अभी ये किसके टाइम पे आएगा तो आगे जाके डिस्कस करेंगे। निकोलो कॉन्टी, बस ये ध्यान रखना कि विजयनगर साम्राज्य में आए थे। दूसरा है अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए। तीसरा आता है बारबोशा, और चौथा होता है डोमिंग पायस, डोमिंग पायस, इसको नोट डाउन करना, डोमिंग पायस। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। 2 भाई करते हैं, हरिहर और बुक्का, और उसके बाद उन्होंने पिता यानी संगम के नाम पे एक वंश चलाया, संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य के अंदर कौन कौन से वंश आते हैं, सालू हो गया, तालु हो गया, रावडू वंश। विदेशी आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होती है हम्पी। हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में। और इसके टाइम पे कुछ विदेशी यात्री आए थे विजयनगर साम्राज्य में, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, बारबोशा, डोमिंग पायस। तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य, इतना नोट डाउन कर लेना धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने बोला है कि गोगा नवनी, गोगा यानी गोगा एक राजा थे, गोगा राजा महाराज, ठीक है, गोगा राजा थे। और नवमी का मतलब ये फेस्टिवल 9 दिन चलता है, 9 दिन, 9 दिन ये फेस्टिवल चलता है, इसलिए नवनी। और ये कहाँ पे चलता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में। ये नागों से सुरक्षा के लिए, नागों से सुरक्षा के लिए मनाया जाता है, नागों से रक्षा के लिए ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। तो इसका नाग पूजा यहाँ पे हो जाएगा। तो गोगा राजा थे, उनके सम्मान में मनाया जाता है, 9 दिन तक चलता है। और किसके लिए, नागों से रक्षा करने के लिए ये मनाया जाता है नाग पूजा, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि पद्म विभूषण से सम्मानित है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो इनमें 4 यहाँ पे आ गए, तो चारों में अब यहाँ से स्टैटिक के थी धीरे धीरे चीज़ें, जैसे 2-4 यहाँ पे हो जाएंगे नाम, 2-4 किसी और वीडियो में। तो इस टाइप से स्टैटिक का जो डांस फॉर्म है कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2-3 नाम इंपॉर्टेंट याद करना है। कत्थक, कत्थक में जितने भी, ध्यान रखना कि महाराज हैं वो कत्थक में आ जाएंगे, ठीक है। कत्थक कहाँ का है, यूपी का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ओडिसी कहाँ है, उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ का। अब यहाँ पे कत्थक से महाराज जितने भी है, इसमें महाराज कौन आएंगे, बिरजू महाराज, दूसरा अच्छन महाराज, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छन वाला हट जाएगा, दोबारा से 1 सेकेंड। तो 2-3 कत्थक से रिलेटेड हो जाएंगे महाराज जो भी आएंगे। महाराज जो भी हैं वो कत्थक से, ये ट्रिक हो जाएगा इसमें। जैसे बिरजू महाराज पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। लच्छू महाराज, ठीक है।
सूरत देव महाराज, सूरत देव महाराज, ये सब तीन तीन नाम नोट डाउन कर लेना, तीन तीन नाम। ये किससे रिलेटेड है? कथक से। कोची और ओडिसी से महापात्र वाले, महापात्र, जैसे केलू चरण महापात्र फेमस है, इन्हें अवार्ड मिला हुआ था केलू चरण महापात्र, ठीक है। और सेकंड है मोहन महापात्र, मोहन महापात्र और सुजाता महापात्र। तो महापात्र वाले किस में आएंगे? उड़ीसा में। महाराज वाले किस में आएंगे? कथक में। इसके अलावा एक है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जिस वो है माधवी मुदगल। माधवी मुदगल इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्हें अवार्ड मिला हुआ था उड़ीसा में, ठीक है। अब आते हैं भरतनाट्यम में, और कथक में एक और नाम याद रखना, शोभना नारायण। शोभना नारायण, नारायण, शोभना नारायण। तो कथक में महाराज तो याद हो जाएंगे और ओडिसी में महापात्र। बस कथक में अलग से याद करना शोभना नारायण, क्योंकि इन्हें सबसे कम एज में अवार्ड मिला हुआ था। और ओडिसी में याद रखना माधवी मुदगल, क्योंकि ओडिसी में इन्हें ही अवार्ड मिला हुआ है, बाकी तो अभी नहीं मिला। अब याद करना है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, इनको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम में ज़्यादातर लोगों को अवार्ड मिला हुआ है। भरतनाट्यम में याद करना है यामिनी कृष्णमूर्ति, एक तो ये नाम याद रखना, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति को याद रखना। सेकंड है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह ओडिसी वाले में भी आएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति जैसे कुचिपुड़ी में भी आएगा। दो नाम हो गए सोनल मानसिंह। उसके बाद होता है वैजयंती माला, और एक और नाम याद करना है MK सरोजा, ठीक है। ये चार नाम नोट करना, और आगे जाके फिर से क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे बाकी नाम। तो यहाँ पे तीन तीन चार चार है, जैसे कथक से महाराज हो गए बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सूरत देव महाराज, और एक और इम्पोर्टेंट शोभना नारायण। ओडिशा में महापात्र जैसे मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, केलू चरण महापात्र, माधवी मुदगल, क्योंकि ओडिशा। भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, वैजयंती माला, MK सरोजा। अब कुचिपुड़ी में याद करना, कुचिपुड़ी में एक तो ये हो गए गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, एक तो ये हो गए गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, ठीक है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। दूसरा रेड्डी वाले, अब याद रखना जो रेड्डी वाले हैं वो किससे हैं, ये ट्रिक हो गया। जैसे महाराज वाले कथक में थे, ओडिशा महापात्र वाले ओडिशा में, और जो रेड्डी वाले हैं वो किस में, कुचिपुड़ी में। जैसे इसमें आ जाएगा राधा रेड्डी, पहले राधा रेड्डी हो जाएगा। पद्मजा रेड्डी, इन्हें अवार्ड मिला हुआ है सबको, पद्मजा रेड्डी, ठीक है। उसके बाद शोभा नायडू और शोभना नारायण, दोनों में अंतर है ना। शोभना नारायण उन्हें कथक में मिला हुआ है, शोभा नायडू उन्हें कुचिपुड़ी में मिला हुआ अवार्ड, ठीक है। और चौथा है स्वप्न सुंदरी। तो ये नाम नोट डाउन करते हुए चलना। अगर क्लियर दिख नहीं रहा है तो मैं चीज़ों को बोल भी रहा हूँ, तो बोलने पे भी थोड़ा ध्यान देना कि वो इंपॉर्टेंट है, और इनको अलग से नोट डाउन करते हुए चलना। और वो ये है कि PDF फॉर्म अगर चाहिए तो PDF फॉर्म में मुझे बनाना पड़ेगा, और वो थोड़ा ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर वो चीज़ हो सकता है तो उसमें तो फिर ये है कि उसमें उसे पेड में ही करना पड़ेगा फिर PDF फॉर्म को, ठीक है। नहीं तो खुद के नोट्स बहुत ज़्यादा सही रहते हैं, और नहीं तो मुझे बनाना है तो वो तो थोड़ा बहुत चार्ज दूंगा, क्योंकि मैं किसी और से उसे बनवाऊंगा या लिखवाऊंगा, तो उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ओके। तो वह बता देना जो भी चीज़ है, नहीं तो खुद के नोट्स बना लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। खुद से बनाओगे तो और सही है। एक बार रिवीजन करा देता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली है। कथक से जल्दी जल्दी करना तो याद हो जाएंगे। कथक से महाराज वाले हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सूरत देव महाराज, और एक इंपॉर्टेंट है शोभना नारायण जिन्हें सबसे कम एज में। भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह हो गया, वैजयंती माला हो गया, MK सरोजा हो गया। कुचिपुड़ी से जितने भी हमारे जो रेड्डी वाले, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, शोभा नायडू, और एक वेम्पति वाले जो आया था क्वेश्चन। ओडिशा से याद रखना महापात्र, केलू चरण महापात्र, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, और एक इंपॉर्टेंट याद है ओडिशा से, वो है क्या था उसमें, माधवी मुदगल, ठीक है। अगला है किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से इनमें से सम्मानित किया गया लता मंगेशकर जी को, ठीक है। भारत रत्न की स्टार्ट कब से होता है, ठीक है, ये होता है 2 जनवरी 1954 से, क्योंकि ये भी पूछ रहा है कि अवार्ड कौन सा अवार्ड कब से दिया जाने लगा। 2 जनवरी 1954 से ये दिया जाने लगा, और ये जो है सर्वोच्च सम्मान है। तो बोलेगा कि कौन सा सम्मान, सर्वोच्च सम्मान। अभी हमने किया था पद्म भूषण, जो तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान था। पहला जो है वो है भारत रत्न। लता मंगेशकर को ये अवार्ड मिला था 2000
एक में शायद नहीं, हाँ 2001 में ये अवार्ड मिला था। और सबसे पहले किसे मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किसे मिला था पहला भारत रत्न? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब मिला था? 1954 में, ठीक है। तो यहाँ से ये तीनों पॉइंट याद रखना है। एक तो भारत रत्न कब से दिया जाने लगा? 2 जनवरी 1954। सर्वोच्च सम्मान है लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला था। पहला अवार्ड सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में। 1954 में 3 लोगों को मिला है, बट यहाँ पे पहला ही पूछा जाता है, तो इसलिए पहला ही अभी याद करो। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आपका राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया? ये तो डायरेक्ट याद कर लो कि ये है अभिनंदन सरोजा पुरस्कार, ठीक है। इसमें इतना नहीं आएगा, बाकी आगे जाके मैं बता भी दूंगा। या अगर यहाँ पे और रिपीट ये क्वेश्चन होगा टैगोर वाला, पद्म विभूषण तो आपको पता ही है, ठीक है, भारत सरकार ही देगा। तो यहाँ पे अभिनंदन सरोजा पुरस्कार, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, ये अगर और रिपीट हुआ होगा तो ये, लेकिन ये पहली बारी में देख रहा हूँ ये वाला राष्ट्रीय भारतीय अभिनंदन सरोजा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो इसको तो देखेंगे नहीं। ये तो मोस्ट बहुत बार रिपीट हुआ है कि ये सो सुंदरबन है। एक तो पूछा हुआ है कि सुंदरबन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। या मैंग्रोव पूछेगा, मैंग्रोव कहाँ पे है? सुंदरबन में। सुंदरबन कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, ठीक है। ठीक है, तो दोनों ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपका स्टेट वाले एग्जामों में भी क्वेश्चन आता है। यानी जीके का सिलेबस वही है, बट वही है कि आपका बस नाम अलग है एग्ज़ाम का, बाकी सब में लगभग जीके का बराबर सिलेबस है। इसीलिए यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं कि पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन, तो हमें ये नहीं पता होता कि अगला किसी एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। हमें ये भी पूछा हुआ है कि सुंदरवन कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये सुंदरवन कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन हो गए। मैंग्रोव वन याद रखना वेस्ट बंगाल, सुंदरवन याद रखना वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये तीनों चीज़ें। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से चारों, पहला पॉइंट कि कहाँ पे पड़ते हैं चारों के चारों, ठीक है। जैसे गिर है तो गिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। अगली बार ये पूछ लेगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। गिर कहाँ पे? गुजरात। राजा जी कहाँ पे? उत्तराखंड में, जहाँ से हम हैं, ठीक है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में। केवला देव कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, नोट डाउन कर लेना, राजस्थान में। काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम में, ठीक है, काजीरंगा असम में। गिर किसके लिए है? गिर गुजरात, ये है शेर, शेर के लिए। राजा जी किसके लिए? हाथी के लिए। और जो केवला देव राजस्थान है वो साइबेरियन क्रेन के लिए। और जो काजीरंगा है वो किसके लिए है? काजीरंगा है गेंडे के लिए, ठीक है। तो पहले का सी सी बिस्मी है, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का ए। तो ये ध्यान रखना कि स्टेट यहाँ पे दिया नहीं था, तो यहाँ से स्टेट भी नोट डाउन कर लेना कि कहाँ पे ये पड़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में तो इतना कुछ नहीं था, तो इसको तो डायरेक्ट आप कर लेना, ठीक है। कि आप पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन आ गया तो इसको याद कर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेने का 1968, एक तो ईयर याद रखना। और कौन डाक टिकट जारी किया था? किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने, 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा किस नाम से किया था? गेहूं क्रांति के नाम से, ठीक है। तो ये तो आपका डायरेक्ट है, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो उसमें बताने की जरूरत है। भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबंधित है? भारतीय ओलंपिक संघ ये संबंधित है भारतीय ओलंपिक समिति से। तो यहाँ से थोड़ा बहुत हम भारतीय ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, पहली बात इसकी स्थापना कब होती है? ठीक है, स्थापना कर लेते हैं। स्थापना होती है 1894 को। मेशरबॉन करके, मेशर कौन, इसका मेशरबॉन, इसको देख लेंगे, नाम ऐसी कुछ है। 1894 में स्थापना होती है, बट मुख्यालय, हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर भी पूछेगा। हेडक्वार्टर इसका पड़ता है लोशान। लोशान लोशान कहाँ पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में बोल भी रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है अभी, तो धीरे धीरे क्लासेस जैसे बढ़ती जाएगी ये लिखने का भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। काफ़ी टाइम बाद लिख रहा हूँ। स्थापना याद रखना 1894, मैसोबोन या मैशोखोन करके नाम है। मुख्यालय लोशान, कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड, या तो लोशान देगा। इसमें ध्यान रखना कि इसमें अध्यक्ष कितने होते हैं? इसमें एक तो अध्यक्ष होगा, और इसमें उपाध्यक्ष होंगे आपके 3 उपाध्यक्ष होंगे, और सदस्य यानी अन्य सदस्य कितने होंगे?
7 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट होना सबसे पहले देखो, इसमें मसाल वाला सिस्टम जो स्टार्ट हुआ क्योंकि शुभंकर का पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो हो सकता है कि मसाल वाला जो सिस्टम वो हुआ था 1928 में। कौन से वाले से? एम्स्टर्डम, 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 ठीक है, सही से लिखा हुआ नहीं, एम्स्टर्डम, 1928, भूल भी रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आपका शुभंकर, शुभंकर वाला याद रखना, शुभंकर जो स्टार्ट हुआ था, शुभंकर वाला हुआ था 1968 में मैक्सिको से, 1968 कहाँ से? मैक्सिको से, ठीक है, ये ध्यान रखना। और शपथ वाला भी याद रखना, शपथ वाला भी शायद इसमें था 1920 एग्जैक्ट, तो ठीक है यही होगा, एंटवर्प से। शुभंकर वाला पूछा हुआ है क्वेश्चन कि शुभंकर वाला जो स्टार्ट हुआ कब से होता है? 1968, याद रखना कि ये मैक्सिको से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बाकी मुख्यालय भी पूछ लेता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, कहाँ पे? लोसान, स्विट्जरलैंड के अंदर, और स्थापना 1894, ठीक है। बाकी एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। और 23 जनवरी या 23 जनवरी इसका शायद आपका ओलंपिक दिवस होता है। कमेंट सेक्शन में ये चीज़ नोट कर लेना या लिख लेना, भी एक बार सर्च कर लेना कि ओलंपिक दिवस कब होता है, 23 जून या 23 जनवरी, 23 जनवरी जहाँ तक मुझे लग रहा है, इस डेट को कंफर्म कर लेना एक बार, 23 जनवरी या 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको नोट डाउन कर लेना, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें बताई गई है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि बैटरी भी आज जाने वाली है, तो ये कभी भी बंद हो सकता है। तो बाकी पार्ट 3 में से आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से, ठीक है। जैसे 33 में आपके चारों का यहाँ से याद हो जाएंगे, चारों के साइंटिस्ट याद हो जाएंगे। 34 में हमारे 4 आर्टिकल याद हो जाएंगे। अब इससे पहले हमने 4 आर्टिकल पार्ट 1 में कर लिया था, 40, 41, 42, 43। इस टाइप से आपके आर्टिकल भी खत्म होते जा रहे हैं। हमने अधिनियम भी किया था 1892, 1909, 1919 और 1935 वाला, ठीक है। तो इस टाइप से आपके 4 यहाँ से हमारे क्या हो जाएंगे, वाद्य यंत्रों के 3-4 नाम याद हो जाएंगे। अभी हमने क्या किया था, कथकली से याद किया था 3, जैसे ओडिशा, कथकली ओडिशी से याद करा। तो इस टाइप से आपका स्टैटिक भी धीरे धीरे कवर होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑर्थोपोडा संघ कंप्लीट हो जाएगा, कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो बाकी पार्ट 3 में से डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 एक एक दिन का गैप होगा, बट हाँ, अगर ज़्यादा ही सीरियस रहते हैं लोग या ज़्यादा ही अगर अच्छे से करते हैं तो डेली भी मैं वीडियो अपलोड कर लूँगा, अगर डेली कवर हो जाता तो। बट एक दिन गैप इसलिए दिया है ताकि जितना भी चीज़ें हैं उसे कवर रिविज़न कर सकूँ अच्छे से, ठीक है। तो पार्ट 3 में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे और थोड़ा सा वीडियो को हम कंप्लीट कर लेंगे, इस वाले सीरीज यानी इस वाले पार्ट को 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगले वाले में और दूसरा PYQ उठाएंगे और वहाँ से कवर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई कमेंट सेक्शन में बताते रहना कैसे क्या चल रहा है। हिंदी मीडियम से हो तो मेरे को लगता है कि 100% आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे सब टॉपिक कवर होते जा रहे हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं आपको, टॉपिक वाइज हो गया जैसे पॉलिटी, एक्स्ट्रा अगर आपने कोर्स लिया भी है या पढ़ भी रहे हो तो उसको साइड बाय साइड करते रहो, इसको भी चलाते रहना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रेलिवेंट टॉपिक है और इससे सब्जेक्ट सिलेबस से हट के कोई चीज़ नहीं हो रहा है। और PYQ है तो कहीं ना कहीं ये कि चारों ऑप्शंस, क्योंकि एक बार ये होता है किसी एग्जाम में आपका जैसे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आ गया, आपने PYQ में डायरेक्ट एक ही ऑप्शन याद कर लिया कि इसका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इस वाले में होता है 66 में, आपने डायरेक्ट ये याद कर लिया, बाकी 3 नहीं देखे। दूसरे वाले एग्जाम में आ गया कि आपका आर्टिकल 74 किससे रिलेटेड है, तो यहीं पे चीज़ें 4 कवर हो जाएंगी ना। तो यही चीज़ आपका PYQ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शंस को डिस्कस करें, शायद उससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पे उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति के हम सभी आर्टिकल को एक साथ कर लेंगे यहाँ पे, ताकि नेक्स्ट टाइम उपराष्ट्रपति के भी आर्टिकल याद हो जाएंगे ट्रिक के हिसाब से, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो ये बहुत बढ़िया सीरीज चल रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। अगर मैं कंप्लीट करा पाया इसे 30 क्लासेस कंप्लीट करा पाया तो आपका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट होगा और आपका रह गया हो एग्जाम में, ये गिल्टी फील नहीं होगा कि मेरा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था रह गया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपका पार्ट 3 में, और जो भी चीज़ डाउट होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसको कमेंट सेक्शन में बोल देना कि ये चीज़, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उस सबसे पहले उस चीज़ को सही करूँ, ठीक है। और
एक साथ जो है मिस्टेक हो, और वीक में एक दिन जो है ये कंप्लीट आपका 3-4 क्लासेस का रिवीजन हो जाएगा, ताकि उन 3-4 क्लास में वो वीडियो थोड़ा मैराथन टाइप की हो जाएगी, और वहाँ पे वो तभी होगा जब थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता है तो। ठीक है? तो किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और इसमें आपका लॉस कुछ भी नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा। अगर चीज़ें अच्छे से कर लेते हो, जितना भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उसे नोट डाउन कर रहे हो, तो 100% है कि स्कोर अच्छा ही आएगा जीके में, और इतना स्कोर आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन जीके की वजह से नहीं रुकेगा। ठीक है? बाकी शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपका क्लास नंबर 3rd में।